रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल इल्मी, अदबी, दीनी, मिल्ली, समाजी, सकाफ़ती, तहज़ीबी, फ़लाही, तिब्बी, फ़न्नी, माशी, तिजारती, माशरती, इंतज़ामी, इनकलाबी, तहरीकी, तहक़ीक़ी, तकनीकी, तफ्तीशी, तामीरी, तालीमी व मालूमाती यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करें। रब्बानी दी स्कॉलर यूट्यूब चैनल। आइए, जैसा कि ऐलान था कि सदर नशिस्त भी अपनी एक तख्लीक यहाँ पर पेश करने वाले हैं। खुतबा सदारत के लिए तो मैं उन्हें मदू करूँगा ही, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो अपनी तख्लीक के साथ यहाँ पर तशरीफ़ लाएँ। मोहतरम उस्मान गनीस का साथ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामीन, ये मज़मून या इंशाइया एक बार के साथ तवज्जो चाहूँगा। ये मज़मून या इंशाइया ये अप्रैल के पहले महीने में लिखा गया था, जब हमारी पूरी कौम कोरोना और लॉकडाउन को खेल तमाशा समझ रही थी। हालात की संगीनी और बीमारी की हलाकत खैरी का उसका एहसास नहीं था। तो आप भी इस मज़मून को उसी पस मंज़र में देखिए जो उस वक्त जो मार्च और अप्रैल का जो माहौल था हमारे शहर का, उस पस मंज़र में देखिएगा। मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि इसाक खज़र साहब भी यहाँ पर मौजूद रहते, क्योंकि उस वक्त वो भी सेहतमंद थे और उनको ज़हन में रख कर ही मैंने एक किरदार उनका भी रखा है। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती कि वो नहीं है। सुनिए, और इस दरख्वास्त के साथ कि इस पर बेलाग तबसरा कीजिए। हज़रत अली का कौल है, उन्जुर इला मा यक़ूल वला तंजुर इला मा यक़ूल। ये देखो कि क्या कहा गया है, ये मत देखो कि कौन कह रहा है। तो बिल्कुल बेलाग तबसरा कीजिए, मत समझिए, सदारत ख्याल मत कीजिए। आइए, कुछ दिनों कबल हम और आप अपनी ज़िंदगी के एक ऐसे अजीब तजुर्बे से गुज़रे हैं कि जिसके ताल्लुक़ से फ़िराक गोरखपुरी, मैं गोरखपुरी बोलूँ क्या, फ़िराक गोरखपुरी साहब को कहना पड़ता तो शायद वो कहते कि आने वाली नस्लें तुमको क्या क्या कहेंगी ऐ लोगों, आने वाली नस्लें तुमको क्या क्या कहेंगी ऐ लोगों। उनको जब ये मालूम हो, उनको जब मालूम ये होगा तुमने कोरोना झेला है। मज़मून का उन्वान है कोरोनियात, मैं भूल गया था बयान करना, कोरोनियात। वैसे अब अगर हम में से कोई साहब ये चाहे तो कोरोना की जगह करीना भी कह सकते हैं सुभानी साहब। लेकिन हम ये बता दें कि मोहतरमा मज़कूरा के सारे जुमला हुकूक ना सिर्फ महफूज हो चुके हैं बल्कि उनकी रॉयल्टी भी मिल चुकी है। तैमूर, उनका सफ़र तो मुंबई से शुरू हुआ, अब भोपाल में ख़त्म हो गया। लेकिन हमारी कोरोना जी का सफ़र चीन से शुरू हुआ तो उन्होंने दश्त तो दश्त, दरिया, नदी, नाले, हत्ता की गटरें और नालियाँ भी नहीं छोड़ी। और जुल्मात में जुल्मात में घोड़ों तो एक तरफ, गधे, शेर, हाथी और बंदर की तरक्की याफ्ता शक्ल सभी एक साथ दौड़ने और हाँफने काँपने लगे। कोरोना जी तौबा शिकन हुस्न की मालिक हैं। ख़ास तौर से उनकी आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। जिसको वो आंख भर कर देख लेती हैं उसके होश उड़ जाते हैं और कभी कभी वो खुद भी उड़ जाता है। लेकिन वो हर आयरे गहरे की तरफ नज़र नहीं उठाती। सब्जी बाज़ार में 3 घंटा फिरने वालों की तरफ तो तिरछी नज़र से देखती भी नहीं है। हाँ, मस्जिदों में 10 मिनट के लिए आने वालों, मंदिरों में 2 मिनट के लिए घंटा बजाने वालों, गुरुद्वारा में मत्था टेकने वालों और चर्च में सर्विस में शरीक होने वालों की तरफ उनकी चमकदार, तरहदार और दुम्बालेदार चश्म गुनहगार ऐसी उठी कि इबादत गुजारों को ही उठा दिया। उनका मादर वतन तो चीन था, मगर और हिंदुस्तान में उनका दूर दूर तक नाम निशान भी ना था।
लेकिन हमारे खुदावंदान सियासत ने सोचा कि तन्हा चीन ही इनका फ़ायदा क्यों उठाए, हिंदुस्तान इस नेमत बला खैर से क्यों महरूम रहे। आखिर हिंदुस्तानी नाम का कुछ तो हक होना चाहिए। तो साहिबान, ऐसे तमाम हिंदुस्तानियों को जिन्होंने कोरोना जी को बड़े प्यार से गले लगाया था, दुनिया भर के ममालिक से चुन चुन कर स्पेशल हवाई जहाज़ों के ज़रिए हिंदुस्तान बुला लिया ताकि दोनों को हाय गुल पुकारने और हाय दिल चिल्लाने में तकलीफ़ ना हो। और जब कोरोना जी अरब शेख के ऊँट की तरह खेमे में फैलने लगी तो हाथ पैर फूल गए। पहले तो घंटा बजाकर, थाली बजाकर, ताली बजाकर, भगोना बजाकर, हत्ता के गैस सिलेंडर बजाकर उसे डराने की कोशिश की गई, लेकिन जब नतीजा निकला घंटा, तो लॉकडाउन नाम का बम फेंका गया। हुक्म हाकिम जारी किया गया कि 21 दिनों तक घर में बैठो। ये तो बाद में मालूम हुआ कि 21 दिन इसलिए मखसूस किए गए कि 21 दिनों में गौरानी मुर्गी के चूजे अंडों से बाहर आ जाते हैं। शायद सरकार का मंशा ये था कि हज़ारों बरस से मुर्गी अंडों पर बैठती चली आ रही है, कम से कम एक बार तो उसे छुट्टी दी जाए। मुर्गों ने सख्त एहतजाज किया, लेकिन क्या कीजिए साहब, आजकल मुर्गों और मर्दों की कौन सुनता है। बहरहाल नोटबंदी के बाद तालेबंदी लग गई। घाट घाट का पानी पीने वाले, रगे गुल से बुलबुल के पर बांधने वाले, कुएं यार से सुएदार तक जाने वाले जब घरों में कैद कर दिए गए तो उनकी हालत अजीब हो गई। ना तो दीवारों से छन सकते थे, ना रोज़ने जिंदा से झांक सकते थे। ले दे के एक ज़ौजे मादरनुमा थी जिन्हें देख देख कर गुजारने वालों के दिन गुजर रहे थे। पहले 3 दिन तक तो हंसी मजाक, मेल मिलाप और चांद को शहद लगाकर चाटने के रिन्यूअल में गुजर गए। उसके बाद शुरू हुआ आजमाइश व इब्तला का वो ज़माना जिसमें राह को पुरखार देखकर जी खुश होने के बजाय होश उड़ जाते हैं। मुख्तलिफ अहबाब के मुख्तलिफ तजुर्बे हुए। हमारे एक दोस्त लॉकडाउन की वजह से घर बैठे थे। 4 दिन तो बखैरियत गुजर गए। 5वें दिन बेगम आते जाते मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी, ना जाने ये बीमारी कब घर से बाहर जाएगी। कर्फ्यू के दौरान घर से बाहर निकलने वालों को पुलिस बड़ी ही मोहब्बत के साथ लुकमान हयात तेल देकर वापस भेज रही थी। दूसरे साहब के साथ हालात की नौयत अलग थी। उन्होंने घर में रहने से ही इनकार कर दिया। हमने पूछा, भाई क्या बात है? सब लोग तो अपने अपने घरों में हैं। हुकूमत भी कह रही है कि अगर एहतियात ना की गई तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। उस ज़माने में आया था ये स्टेटमेंट, एहतियात ना की गई तो देश 21 साल पीछे चला जाएगा। उन्होंने कहा यही वजह है मेरे घर ना जाने की। मैंने बीवी से यही बात कही थी कि देश जब 21 साल पीछे चला जाएगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैं फिर से कुंवारा हो जाऊंगा। ये सुनकर बीवी सख्त नाराज़ हो गई और कहने लगी कि तुम्हें तो जहन्नम में भी जगह नहीं मिलेगी। मैंने कह दिया कि वैसे भी मैं हर जगह तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तब से वो सख्त नाराज़ है। बहाने तो बुलाती है मगर जाने का नहीं। हमारे एक करम फरमा का फ़ोन आया, सख्त परेशान थे। हमने हाल पूछा तो कहने लगे कि क्या बताएं साहब, सच्चाई का तो ज़माना ही नहीं रहा। 6 दिनों से घर में बैठा हूँ। बीवी बार बार आके पूछती है मैं कैसी लग रही हूँ। 3 दिन तक तो टाला, लेकिन कितने दिनों तक झूठ बोलकर गुनाह मोल लेता। चौथे दिन सच्चाई बयान कर दी। तब से उसका मुंह फूला हुआ है, मेरे हाथ पाँव।
तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि कॉल लॉग में बीवी का नंबर कभी नहीं आया। सोशल मीडिया का ज़माना है। पुराने वक्तों में एक कहावत थी कि नेकी कर दरिया में डाल। इस तरक्की याफ्ता दौर में नेकी करके सोशल मीडिया पर उछाली जाती है। बदी करेंगे तो लोग इतना उछालेंगे कि आप छिला जाएंगे। हमारे दोस्त आसिफ सुबानी खुश नसीब हैं कि उनके पास अभी तक वही पुराना बटन वाला फ़ोन है। लॉकडाउन के ज़माने में उनसे मुलाकात हुई, हाथ में थैली थी, काफ़ी परेशान लग रहे थे। हमने पूछा भाई क्या बात है, सब खैरियत तो है? कहने लगे क्या बताऊँ यार, 3 दिन से मैं परेशान हूँ। बीवी घर में बैठने ही नहीं दे रही है। हर वक्त थैली देकर कहती है कि फ़लाँ चीज़ ले आओ और जहाँ से मैं कहती हूँ उसी दुकान से लाओ। मैंने 1000 बार कहा कि देख वक्त मोहल्ले की दुकान में ये चीज़ मिल जाती है, वहाँ से मंगवा ले, लेकिन वो नहीं मानती और रोज़ाना दूर दराज की किसी मखसूस दुकान पर ही भेजती है। ये सुनकर हम भी चकरा गए कि माजरा क्या है। फिर एक ख्याल आया, पूछा आपकी बीवी के पास एंड्रॉयड फ़ोन है? उन्होंने कहा नहीं, उसके पास तो फ़ोन ही नहीं है। कहीं बात करनी हो तो बच्चों का फ़ोन इस्तेमाल करती है। उनके पास टच स्क्रीन वाला फ़ोन है, बच्चे घर पर ही हैं और फ़ोन में लगे रहते हैं। हमने पूछा कि सुबानी साहब क्या वो अपनी माँ को भी फ़ोन पर वीडियो वगैरह बताते हैं? सुबानी साहब ने कहा हाँ भाई बताते हैं। हम मामले की तह तक पहुँच गए और कहा हुजूर सुबानी साहब, बच्चों के फ़ोन पर ऐसे वीडियो ज़रूर आते होंगे जिनमें घर से निकलने वालों का पुलिस बड़ी मोहब्बत से हाल अहवाल पूछ रही है। भाभी साहबा वो वीडियो देखती होंगी और हल्दी चूना लेने के लिए आपको उसी इलाके में भेजती होंगी जहाँ पर पुलिस अपनी दुकान सजाए बैठी है। हमारी बात सुनते ही सुबानी साहब का चेहरा जॉन एलिया जैसा और बाल आबदा परवीन जैसे हो गए। मेरा दिलेर साहब का फ़ोन आया, मैंने नाम बदल दिया, आप लोग समझ जाइए किधर बोल रहा हूँ मैं। मेरा दिलेर साहब का फ़ोन आया, काफ़ी अशाज बशाज लग रहे थे। हमने पूछा क्या बात है भाई, बड़े खुश लग रहे हो? अपने मखसूस अंदाज में कहने लगे पट्टे ऐसा है कि 3 रिश्ते वक्त आने पर ही पहचाने जाते हैं, औलाद बुढ़ापे में, दोस्त मुसीबत में और बीवी लॉकडाउन में। हमने बेसाख्ता दाद दी, वाह भाई वाह, क्या बात कही, वाह। लेकिन भाई देखो, घर से निकलने में एहतियात करो और घर में रहने में ज़्यादा एहतियात करो। कहीं ऐसा ना हो दिसंबर के महीने में लोग दोस्त तंदूरी मुर्ग की पार्टी का मुतालबा करने लगे। यहाँ पर मैं नाम की दाद चाहूँगा, नाम के इंतखाब की दाद चाहूँगा, अभी जो मैं बोल रहा हूँ। अभी हमने फ़ोन बंद करके मेज़ पर रखा ही था कि फिर से रिंग होने लगी। स्क्रीन पर देखा तो हमारे कॉलेज के ज़माने के देरीना दोस्त अकरम फरमा कपिल मिश्रा जी का नाम चमक रहा था। हमने फ़ोन उठाकर बड़े तरन्नुम से कहा हेलो मिश्रा जी। मिश्रा जी ने छूटते ही गालियाँ देना शुरू कर दी। हम बौखला गए। मिश्रा जी बड़े खुश मिजाज, शांत और यारबाश आदमी थे। हमने पहली बार उनके मुंह से गालियाँ सुनी थी। अरे अरे मिश्रा जी क्या बात है, क्यों गालियाँ दे रहे हो भाई हमें? आप हमें क्यों गालियाँ दे रहे हैं? अजी आपको कौन कमबख्त गालियाँ दे रहा है? मैं तो उन टीवी वालों को गालियाँ दे रहा हूँ। हमने पूछा क्यों भाई, आखिर टीवी वालों से ऐसा कौन सा कसूर हो गया जो आपकी गालियाँ खा रहे हैं? उन्होंने कहा अभी तो गालियाँ ही खा रहे हैं, सामने आएंगे तो जूतियाँ खाएंगे। हमने कहा कि भाई आखिर क्या बात है, टीवी वालों ने आखिर क्या किया है? अजी करना क्या था, कमीने शुभ से ऐलान कर रहे थे कि बाहर निकलने के लिए सिर्फ ग्लोव्स और मास्क पहनना काफ़ी होगा। मैं ग्लोव्स और मास्क पहनकर बाहर निकला तो क्या देखता हूँ कि लोग कुर्ता पायजामा और शर्ट पैंट भी पहने हुए हैं। इतना गुस्सा आया कि हमारे फलक शगाफ कहकहे में मिश्रा जी की बात गर्क हो गई। कई रोज़ से घर बैठे बैठे तबीयत बिल्कुल बेजार हो गई थी।
घर ट्रेन जैसा लगने लगा था। बाथरूम जाओ, फिर वापस आकर अपनी सीट पे बैठ जाओ। बाहर जाने की ठानी, बेगम रोकती रही, अरे मत जाइए घर के बाहर, घर में आयोडेक्स भी नहीं है। बेगम इतनी मोहब्बत से क्यों रोक रही थी, इसका राज हम आपको बाद में बताएंगे। हम तैयार होकर बाहर निकले तो इश्क बुता में छुपने छुपाने के दिन याद आ गए। कुमार बाराबंकी। रास्ते में 2-4 जगह कयाम बेहंगाम करते हुए मसूद के ऑफिस पहुंचे। ऑफिस के करीब ही हमारी एक रिश्तेदार खातून मिल गई। हमने खैर खैरियत पूछी तो बेटे की शिकायत करने लगी कि कमबख्त कहता है कि अम्मा मैं भाग कर शादी करूँ कि शादी करके भाग जाऊँ। हमने पूछा फिर आपने क्या कहा? बोली कहती क्या, गालियाँ दी। हमने कहा कि भाई आपको ना ये कहना चाहिए था कि टूटी चप्पल से मार लूँ कि चप्पल टूटने तक मारूँ। खैर उनसे निपट कर आगे बढ़े। मसूद के ऑफिस में शहर के एक मशहूर डॉक्टर के साथ हमारे दोस्त शकील सादिक भी बैठे थे। अलग सलाक के बाद इधर उधर की बातें शुरू हो गई। थोड़ी देर बाद उसी गली के एक शख्स उधर से गुजरा। डॉक्टर साहब को देखा तो सलाम करके अंदर आ गया और डॉक्टर साहब से कहने लगा कि डॉक्टर साहब मुझे बैठने में तकलीफ़ हो रही है। डॉक्टर साहब ने कहा लॉकडाउन देखने निकले थे क्या? उस शख्स ने हैरत से कहा अरे आपको कैसे मालूम? डॉक्टर साहब ने बड़ी संजीदगी से कहा आजकल वही मरीज ज़्यादा आ रहे हैं। हम सब ने खांस कर खखार कर छत की तरफ देखकर दिल की गहराइयों से उभरने वाले कहकों का गला घोटा और उस शख्स के जाते ही कैद बामशक्कत से आज़ाद किया। शकील ने कहा एक दफ़ा एक वाक़या मैं भी सुनाता हूँ। एक पड़ोसी को देखा, सीधा आगे निकाले अब कोल्हे पीछे खसकाए, केकड़े की बड़ी अजीब सी चाल चल रहा था। मैंने पूछा भाई क्या बात है, खैरियत तो है, ऐसे क्यों चल रहे हो? कहने लगा क्या बताऊं सर, लॉकडाउन में ही शब बारात आई। शब बारात का हलवा बनाने के लिए सूजी लाने दुकान पर गया था, सूजी भी लेकर वापस आया हूँ। सूजी लाने गया था, सूजी भी लेकर वापस आया हूँ। हम सब गपशप में लग गए। 2-4 मिनट भी ना गुजरे थे कि पुलिस आ गई कि भगदड़ मच गई। 5 मिनट बाद ही गली के सारे नौजवान कोने पर खड़े होकर चोरों की तरह ताक झांक करने लगे। मसूद ने बहुत पते की बात कही। हुकूमत घर में बैठने की तलकीन कर रही है, लेकिन हमारी कौम का एक एक फर्द अगर बगैर हिसाब किताब के जन्नत में चला जाए तो पूरी कौम ये देखने के लिए जहन्नम में ज़रूर जाएगी तो वहाँ क्या हो रहा है। थोड़ी देर बैठने के बाद हम वापस हुए। सारे कारखाने और दीगर कारोबार 15 दिनों के लिए बंद थे। ये वही कारोबार था जो नमाज के लिए 15 मिनट भी बंद नहीं होता था। जुमा की नमाज के बाद सारे मुस्लिम इलाकों से हमारे दिलेर बहादुर गयूर मुजाहिद इस्लाम सज धज कर मोटरसाइकिलों पर डबल ट्रिपल बैठकर जिहाद आवारागर्दी के मुकद्दस मुहिम पर निकले। सब ना तो नानी के घर जा रहे थे, ना ही अपनी बीवियों को उनके मायके छोड़ते जा रहे थे। उनमें 90% बीवीलेस थे। 1-1.5 घंटे बाद वापस हुए तो अक्सर के हाथ में लाल तेल या शिफायतदार तेल की शीशियाँ और हल्दी चूने की थैलियाँ थी। हमने एक राज का जिक्र किया था। आपको बता दें कि ये राज दरअसल एक वजीफ़ा है जो हमारे दोस्त और बुज़ुर्ग इसाक खिज़र साहब ने हमें अता किया था। खिज़र साहब इंतहाई मुत्तकी, परहेजगार और नीम जिंदा वली किस्म के बुज़ुर्ग हैं। उन्होंने 40 दिनों का चिल्ला खींचकर जिन मालेगांवी को हाजिर किया था और उनसे वजीफ़ा हासिल किया था। इस वजीफ़े का नाम है वजीफ़ा तस्खीर ज़ौजा।
हमने लॉकडाउन के ज़माने फुर्सत नागहानी के दौरान उसे पढ़ा था और खातिर ख्वाह फैज़याब भी हुए थे। आप भी चाहें तो आप भी पढ़ें और सर ढूंढिए। अपनी ज़ौजा मोहतरमा को मुखातिब कीजिए और कहिए, बहुत खूबसूरत लग रही हो, हफ्ते में 7 बार। ये वजीफ़ा है। अपनी ज़ौजा मोहतरमा को मुखातिब कीजिए और कहिए, बहुत खूबसूरत लग रही हो, हफ्ते में 7 बार। कितना काम करती हो, हफ्ते में 7 बार। दुबली हो गई हो, हफ्ते में 7 बार। काम कर कर के थक जाती हो, हफ्ते में 7 बार। अपना ख्याल रखो, हफ्ते में 7 बार। एक काम वाले रख लें, हफ्ते में 1 बार। तुम्हारी अम्मी कब आ रही है? हालात ठीक हो जाए तो बुला लो, हफ्ते में 1 बार सरसरी अंदाज में। जब तक वजीफ़ा जारी रहेगा, आपके घर में अमन, सुकून और शांति रहेगी। शांति से मुराद कोई फ़र्द हरगिज़ न ले, वरना वजीफ़े की तासीर जारी रहेगी और साथ में आपकी एक आध हड्डी पसली। शैतान आपको बहकाएगा और वजीफ़ा मुकम्मल करने से आपको रोकेगा, लेकिन हिम्मत करें, थोड़े दिनों की बात है। उम्मीद है कि वजीफ़ा पूरा होते ही आपके दिल नामुराद की हर नामुनासिब मुराद पूरी हो जाएगी या लॉकडाउन की मुद्दत ख़त्म हो जाएगी। दोनों सूरतों में इसका सवाब मिन जानिब अल्लाह बुज़ुर्ग बरतर या अताब मिन जानिब निस्फ़ बेहतर मोहतरम साकिर साहब को पहुँचा दीजिएगा। शुक्रिया। ये थे मोहतरम उस्मान गनी इसका साहब, जो अपनी तख्लीक यहाँ पर पेश कर रहे थे। इस पर जो साहबान में तबसरा करना चाहें उन्हें इजाज़त है। भाई उस्मान गनी सर जो अभी तहरीर पेश की है, तख्लीक पेश की है, क्या कहने हैं, बहुत ज़बरदस्त, तंज़ मज़ा से भरपूर। और सबसे बड़ी बात ये कि लॉकडाउन का पूरा पीरियड जहन में घूमने लगा। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ी शगुफ्तगी ली हुई। और मैं एक बात और बता दूँ कि इसको एक शाये हो चुका है अखबार में, पढ़ने से ज़्यादा इसको सुनने में मज़ा आया है। और उन्होंने जो पढ़ा है वो बहुत बढ़िया रहा। मैं उस्मान गनी सर को मुबारकबाद देता हूँ और उनसे यही इल्तिजा है, दरख्वास्त है कि आप लिखा कीजिए यार। अली जनाब उस्मान गनी इसका उस्ताद मोहतरम की तहरीर मुझे बेहद पसंद आई और सर हंसते हंसते पेट में बल पड़ गए। शुरू से लेकर आखिर तक बड़ी अच्छी अच्छी बातें बताई। लॉकडाउन के तजुर्बात बताया, वो ज़ाती तजुर्बात थे ये मैं नहीं जानता, ज़ाती थे या किसी और के थे, बहरकैफ जो भी थे तज्जियाती हो सकता है कि इक्का दुक्का सर के साथ भी पेश आए होंगे। बहरकैफ जो हालात का बयान था अव्वल ता आखिर बहुत ही बेहतरीन अंदाज लिए हुए था। और मैं समझता हूँ कि ऐसी उम्दा तहरीरें सर एक नहीं लाखों लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी मैं सर की निज़ामत सुनता हूँ तो हर प्रोग्राम को वो इस अंदाज से पेश करते हैं कि चाहे प्रोग्राम कैसा भी हो लेकिन प्रोग्राम यादगार बन जाता है। वैसे ही एक यादगार तहरीर सर ने लिखी है। मैं उम्मीद ये करता हूँ कि सर हमेशा लिखते रहेंगे और तहरीरें सुनाते भी रहेंगे, क्योंकि सर ने कहा कि पढ़ने से ज़्यादा मज़ा सुनने में आया। तो जो अंदाज़ बयां था, जो बोलने का अंदाज़ था सर का, पढ़ने का जो अंदाज़ था बुलंद ख़ानी का, वो लाजवाब था और उससे तहरीर में एक नया हुस्न पैदा हो गया। बहरकैफ तहरीर बहुत खूब रही सर। और बेलाग तबसरा ये करूँ कि चाहे तजुर्बा तज्जियाती हों, ज़ाती हो या इनफरादी हों या इज्तिमाई हों, लेकिन लॉकडाउन का पूरा पस मंज़र आपने घुमा दिया और एक फ़िल्म की तरह चलती रही। कहाँ क्या वाक़यात हुए वो कहीं कहीं पर आपने बहुत ही चुभता हुआ तंज़ भी किया है। नौजवानों की जो गलत हरकतें थी उसको बहुत अच्छे अंदाज से पेश भी किया है और उसी के साथ साथ में हंसाया भी खूब है। बहुत बहुत मुबारकबाद। सबसे पहला तबसरा इस पर हमारे आसिफ सुभानी साहब ने किया था और मुझको एक किताब याद आ रही है जिस पर एक शख्स टेबल सामने है, किताबें सजी हुई है और ऐसे बैठकर सोच रहा है कुछ, सदारत तुम्हारी मुसीबत हमारी, यही थे वो। और मेरे अंदाज से आपको देखकर ही उन्होंने ये उन्वान रखा था कि अगर आप तंज़ मज़ा लिखने लगे और कभी ऐसी नशिस्त में आपने ये मजमून पढ़ दिया
तो उनकी तो मुसीबत है, कैसे लिखेंगे इससे अच्छा। सर यानी अंदाज बयां तो जाने दीजिए सर, क्या मतलब आपने अशार से जो इस्तेफादा किया है और आपने क्या यानी लाजवाब, यानी एक एक जुमला हंसाता गया, एक एक जुमला जो तंज करता था उस पर हमने गौर फिक्र किया, और जो मिजाज था उसकी तो बात ही अलग थी सर। और फिर आपने जिस ढंग से पढ़ा है वो सबको नहीं आता, आसिफ सुबहानी को कुछ कुछ आता है, और वो मतलब एक अच्छे ढंग से पढ़ने के लिए जाने जाते हैं। इस हॉल में हम लोगों ने सुने उन्हें पढ़ते हुए, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ते हैं, लेकिन आप जैसा तो शायद पढ़ सके हो। बहुत शुक्रिया सर कि आपकी पहली तहरीर मैंने सुनी है। हमेशा आपको जब भी मैं इसका से आया हूँ तो इसका लाइब्रेरी में मौजूद कोई शख्स पढ़ता हुआ पाया गया हो या ना, लेकिन उस्मान गनी इसका साहब के सामने हमेशा एक किताब मैंने देखी है और उसे पढ़ते हुए मैंने देखा है, या अगर वो कहीं मसरूफ़ है तो उस किताब में निशान लगा हुआ मैंने देखा है। आप जब इतना मुताला करते हैं तो यकीनन आपकी तहरीर ऐसी ही होगी। हमें भी मतलब इस बात को समझना चाहिए कि हम पढ़ें, मन भर पढ़ें, तब ऐसा तोला भर लिखेंगे। बहुत अच्छा सर, बहुत शुक्रिया। तामीर की बात को आगे बढ़ूँगा कि हम लोग जब इसका लाइब्रेरी में जाते थे तो जिस शख्स से सबसे ज़्यादा खौफ आता था वो उस्मान गनी इसका साहब थे। तो ये उनकी शख्सियत का एक इंतज़ामी उमूर को संभालने के लिए एक बेहतरीन प्रूफ था कि वहाँ पे इसी शख्सियत की और इसी रोग की ज़रूरत है। लेकिन जब भी हमने उनसे जब इनफरादी गुफ्तगू रही या मुख्तलिफ मौक़ों से तकरीबात में जब भी आपसे कुछ सुनना हुआ या ख़ास तौर से गुफ्तगू में, तो बुनियादी बात यही है कि आपकी जो बरजस्तगी और जो शौक़ी रही है ये बुनियादी वस्फ़ है उनका, जो मैं समझता हूँ, और दोस्त लोग भी इसकी गवाही देंगे। अफसोस यही है कि हम आपको इससे पहले इतने ज़्यादा बार क्यों नहीं सुन सके। तो ये मौका बहुत अच्छा है, अल्लाह मज़ीद आपको आफ़ियत के साथ लंबी उम्र दे। और हमारी ये ख्वाहिश है कि ऐसे ही बरजस्तगी के साथ, ऐसे ही शौक़ी के साथ, ज़राफ़त के साथ, तंज़ व मिज़ाज के जिलों में ऐसी तहरीरें आती रहें और एक किताब की शक्ल में हम लोग सब उससे इस्तेफ़ादा कर सकें आने वाले दिनों में। तो इसके ऊपर तो मेरे दोस्तों ने बहुत कुछ कहा, उसको दोहराना मुनासिब नहीं है। मुझे एक चीज़ बहुत पसंद आई, ये मुताले से ही आता है, जो गहरा मुशाहिदा होता है, मुताला होता है। जहाँ गुरुद्वारे का तस्करा किया वहाँ मत्था मुझे बहुत पसंद है, जो पंजाबी जो अलिफ को हज़फ करके जो बोलते हैं। तो मैं बहुत ही प्यारी तख्लीक के लिए मैं आपको बहुत ही दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद है कि एक किताब की शक्ल में हम लोग इसको तादेर मुस्तफ़ीद होते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ बोलिए। हाँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि इससे पहले जो तख्लीक़ात पेश की गई थी, अब्दुल मजीद मास्टर साहब ने एक अच्छी कहानी पेश की थी, अल्फाज की अच्छी बंदिश थी। इसी तरह मेरे उस्ताद मोहतरम डॉक्टर इकबाल वर्की साहब ने दादाजी का संदूक, उससे अब मैंने ये चीज़ महसूस की कि अपने हीरों के संदूक से एक हीरा उन्होंने पेश किया था। इसी तरह से इमरान जमील साहब ने नदीम की ईद और मुस्तफ़ा बरकती सर ने फ़कीर एकता यूनियन, और सबसे बढ़कर जो आज के हमारे इस नशिस्त के सदर हैं उस्मान गनी इसका साहब, इन्होंने कुरानियात पेश की। तो मैं इन तमाम लोगों को सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ुसूसन इमरान जमील साहब और मुस्तफ़ा बरकती सर जिन्होंने अपनी नस्र के ताल्लुक़ से पहली जो कोशिश की, इस पर मुबारकबाद के साथ मैं खुशामदीद कहता हूँ। और उस्मान गनी इसका साहब ने जिस अंदाज़ में अपनी तख्लीक में अशआर का सहारा लिया, तो मैं भी वो जो एक शेर का सहारा लिया था उसी एतबार से मैं पेश करता हूँ। जैसे दश्त दस्त दरिया भी न छोड़े हमने, तो मैं ये कहूँगा कि तंज़ द तंज़ मिज़ा भी न छोड़े हमने, बहरे अल्फाज में दौड़ा दिए घोड़े हमने। और मैं उनसे एक दरख्वास्त करूँगा कि बार बार उन्होंने हफ्ता में एक बार कहा था, मेरी इल्तिजा है कि आप महीना में एक मरतबा अपनी तख्लीक को पेश करें। शुक्रिया। मोहतरम उस्मान गनी
सदर साहब अभी नहीं, अभी तो उस्मान गनी सर बोलूँगा। जब वो नाम पढ़ा मैं तो सदर साहब भी कुछ लिख के लाए हैं। उन्होंने यार उनकी तकलीफ पर कुछ बोलना अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने के मुतरादिफ होगा, क्योंकि वो उसका बदला खुतबा सदारत को मेरी कहानी से ना निकाले। उन्होंने ये तकलीफ पढ़ने से पहले इस बात को साफ कर दिया कि यार कुछ डरो मत, बेलाग तबसरा करो। तो मैं अब बेलाग तबसरा करने के लिए यहाँ आया हूँ। सही मानों में आज की बगैर कुछ लाग लपेट के कह रहा हूँ कि आज की मजलिस का हासिल उनकी तकलीफ रही है, और इतनी शानदार तकलीफ, इतनी शानदार चीज़ बहुत कम यहाँ पर पेश की जाती रही है। मैं खुद भी अपने आप को आजीज़ और माजूर महसूस करता हूँ इस किस्म की तकलीफ पेश करने से। बहुत जानदार पेश की है, और आप वो खुतबा सदारत नहीं भी पेश करेंगे तो चलिए। उस्मान गनी सर यूँ भी आम बर्ताव में भी वो ऐसे बरमहल बातचीत के दौरान में ऐसा बेहतरीन, किसको कहेंगे, दिमाग में कस देते हैं, शानदार मज़ाक के साथ, तंज के साथ या मज़ाक के साथ। मुझको ना याद आ रही थी बार बार मुख्तार यूनुस सर की। मुख्तार यूनुस सर के अंदर ये खासा था कि वो बातों में ऑन द स्पॉट कुछ न कुछ पेश कर देते थे फौरन, समझेंगे। मेरे साथ में भी बहुत, मैं तो इनके साथ उनके यहाँ पढ़ा ही हुआ हूँ, समझो शागिर्द हूँ उनका, है ना। तो क्लास में भी बहुत से रिमार्क देते रहते थे वो तरह तरह के, कि किसी को सूझे ना। जब मैं यहाँ बदली कराने का ये कर रहा था तो देर हो गई ज़रा सा, तो बोले क्या हुआ, मौलाना ज़रा सा सियासत उसके अंदर घुस गई। उस वक्त तो यूनुस ईसा का दौर था, है ना। तो बोले यूनुस मेरे पीछे है तो ईसा मेरे आगे। फौरन बोल दिया उन्होंने। अब भला बताइए, ये तो पहले से तैयार की हुई कोई चीज़ नहीं है। ये खासा मैं उस्मान गनी सर में देखता हूँ, मुख्तार यूनुस के। उनको अभी तो बातें उसमें बहुत हैं, तकलीफ में बातें बहुत हैं, वो पेश करने जैसी हैं। और एक चीज़ मैं जो महसूस किया कि कोरोना के ताल्लुक से जो इस पर आते रहे, मोबाइल में जो कुछ लोगों के रिमार्क आते रहे गैर मुस्लिमों के, तो उसमें ना कोरोना के साथ साथ वो लोग मोदी साहब को निशाना बनाते रहे थे। ये बगैर मोदी का तंजिया मदाइया मतलब खालिस बिल्कुल मोदी मुक्त। नहीं मगर वो थाली का, अच्छा बीच में नहीं, वो थाली आया वो, लेकिन मोदी नहीं आया। मतलब तो मोदी तो नहीं आया ना। अच्छा, और एक चीज़ में जो महसूस किया ना उस वक्त, देखो वो अच्छी चीज़ की भूल गया मैं, है ना। चलो कोई बात नहीं। वो जहन में निकल रहता है उस वक्त, तो बैठे रहते हैं, यहाँ से आने के बाद निकल जाता है, फिर कभी देखेंगे, है ना। मैं उस्मान गनी सर को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और बिना किसी डर और खौफ को यहाँ से उठता करता हूँ। जनाब ने बेलाग कह दी। मैं कुछ चीज़ें हज़रत ने पढ़ना शुरू किया। पहले पैराग्राफ होगा रशीद अहमद सिद्दीकी की किताब जो है तंज़ियात मूज़िकात, वो जहन में गूंजने लगी। और सचमुच देखा जाए तो ये तहरीर जो है उसका हक़ अदा कर रही थी। मुसन्निफ़ जो कहना चाहता है वो मिज़ा के पैराए में जिन चीज़ों की तरफ उंगली उठाना चाहता है वो बराबर वहाँ तक कारी को पहुँचा देता है। वही हसास कारी उस चीज़ को महसूस कर सकता है जिसकी तरफ वो उन्होंने उंगली रखी है या उंगली उठाई, जिसकी तरफ अंगुशनुमाई की है। वो बाज़ औक़ात जो है मिज़ा इस कदर उस पर गालिब है कि आदमी उसके साथ बहता चला जाता है, लेकिन जो दर्द उसमें, जो तहरीर का जो असल मौजू था हमारे समाज की, जो उसकी तरफ जिस ढंग से उन्होंने उंगली रखी है, यही
खूबी होती है किसी भी इंशाइया की या तंज़ मिज़ा की, और मैं समझता हूँ आपने उसका पूरा पूरा हक अदा कर दिया। या नसरी अदब में आपने जो ये तहरीर पेश की है, मैं समझता हूँ नशिस्त को बेकार बख्शती है ये तहरीर। हम आपको मुबारकबाद देते हैं। शुक्रिया। जिस वक्त आपका इंतज़ार हो रहा था नसरी अदब में, तभी मैंने फ़ोन पर उनसे ज़िक्र किया कि भाई आपका बड़ी शिद्दत से इंतज़ार हो रहा है, और ये साबित कर दिया उन्होंने कि यार कितनी शिद्दत से यहाँ पे इंतज़ार हो रहा था। मैंने जब ये सोशल मीडिया पे जब ये मैसेज शेयर किया कि सदर नशीन भी जो है वो अपनी तख्लीक पेश करेंगे, तो कुछ लोगों ने इतराज़ जतलाया कि यार ये मुनासिब नहीं लग रहा। बहरहाल मैंने उसको नज़रअंदाज किया और मैं इस मानों में बहुत ही अच्छी तख्लीक पेश की और उससे अच्छा अंदाज़ लगा, बेहतरीन। आइए मैं खुतबा सदारत के लिए आपको मदऊ करता हूँ कि तशरीफ़ लाएँ और आज की पेश की गई तख्लीकात पर अपने नक़्द तबसरात से नवाजें।